विशाल दिव्या की ओर देखकर दादी को आगे बताता है। आंटी जी, मानसी की आत्मा आज भी उसी होटल राजमहल में भटक रही है जहां वो काम किया करती थी, जहां उनकी मौत हुई थी, और उनकी आत्मा को आज तक मुक्ति नहीं मिली है। इस बात पर मानसी की दादी माँ कहती है, बेटा, मुझे ये बात मालूम है, क्योंकि मेरी मानसी आज भी हर रात मेरे सपने में आती है। वो हर बार मुझे कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन मैं इतनी बदकिस्मत हूं कि अपनी पोती की बात तक समझ नहीं पाती कि वो मुझसे क्या कहना चाहती है। लेकिन मुझे इतना जरूर पता चलता है कि उसे बेहद तकलीफ हो रही है। हाँ, मैं जानती हूँ कि वो बेहद तकलीफ में होगी। शायद इसीलिए तुम यहाँ आए हो, क्योंकि मानसी चाहती होगी कि उसको मुक्त करवाने में मैं तुम्हारी मदद करूं। लेकिन उसकी आत्मा की मुक्ति कैसे होगी? और आगे वो रुहासी होकर ये भी कहती है, और मैं ये भी जानती हूँ कि उस होटल में जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरी मानसी की कोई गलती नहीं थी। वो बिल्कुल निर्दोष थी। ये बात जितनी सच थी उतनी ही ज्यादा दर्द भरी भी थी, क्योंकि मानसी की मौत बिल्कुल भी नॉर्मल तरीके से नहीं हुई थी। चाहे आज भी मानसी की मौत की असली वजह उसकी दादी माँ को पता न चली हो, लेकिन विशाल और दिव्या तो ये बात अच्छे से जान चुके हैं, क्योंकि मानसी को तड़पा तड़पा कर मिसेज रस्तोगी ने मार डाला था। इसलिए विशाल और दिव्या भी इस बात को ठीक तरह से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि वो इस बात को बताएं तो बताएं कैसे। मानसी की दादी की बात पर दिव्या कहती है, बिल्कुल आंटी जी, हमें भी ये बात मालूम है कि उनकी वाकई में कोई गलती नहीं थी, लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी आत्मा को मुक्ति मिले। दादी मुक्ति की बात सुनकर विशाल और दिव्या की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखने लगती है, और उनकी उन बूढ़ी आंखों में एक उत्सुकता उस पर देखी जा सकती है। वहीं विशाल कहता जा रहा है, आंटी जी, बस आपको एक बार उस होटल राजमहल में आना है। हो सकता है आपसे मिलकर मानसी की अतृप्त आत्मा को मुक्ति मिल जाए। प्लीज प्लीज एक बार आप आ जाइए हमारे साथ होटल राजमहल। आप कहेंगी तो मैं आपको यहाँ आपके घर से वहां ले जाने के लिए आ जाऊंगा। प्लीज एक बार चलिए, क्योंकि मानसी आपका वहां इंतजार कर रही है। इस बात पर मानसी की दादी कहती है, लेकिन मुझे जहां तक पता है वो होटल राजमहल तो जल गया था ना बेटा। इस बात पर विशाल कहता है, जी आंटी, वो होटल तो जल गया था, लेकिन आज भी वहां कैद आत्माएं मुक्ति की गुहार लगाती हैं। विशाल की तरफ देखते हुए मानसी की दादी कहती है, बेटा, मैं अपनी मानसी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगी। मैं कहीं भी आने को तैयार हूँ, फिर होटल राजमहल ही क्यों ना हो। इतना कहकर एक हल्की सी मुस्कान मानसी की दादी माँ के चेहरे पर तैर जाती है, क्योंकि कम से कम उन्हें एक रास्ता तो नजर आने लगा है अपनी पोती की मुक्ति का। वहीं थोड़ी बहुत बातचीत होने के बाद विशाल और दिव्या वहां से दादी माँ को अलविदा कहकर चले जाते हैं। वहीं देर रात 11 बजे होटल राजमहल में सब कुछ बिल्कुल अपने वक्त के हिसाब से हो रहा है। विशाल और दिव्या बेसब्री के साथ आज रात को मानसी और मिसेस विमला रस्तोगी की आत्मा को मुक्ति दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्हें बस इंतजार है तो उन लोगों का जो लोग इन आत्माओं की मुक्ति का रास्ता बन सकते हैं। मानसी की दादी को विशाल खुद जाकर उनके घर से ले आता है। इसके लिए उसने मल्लिका से पहले ही परमिशन ले ली थी। वहीं देर रात 11:30 बजे के आसपास मिसेस विमला रस्तोगी के बेटे और बहू अपने आप होटल राजमहल की लॉबी में दाखिल होते हैं। उन्हें वहां देखकर सबसे ज्यादा खुशी विशाल को होती है, क्योंकि उसे इन दोनों की यहाँ आने की उम्मीद सबसे कम थी। लेकिन अभी सब लोग इंतजार करने में लगे ही होते हैं
कि इतनी देर में एक तरफ खड़ी दिव्या अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है। विशाल के रिसेप्शन डेस्क पर खड़ी होकर वो जोर जोर से कूद कूद कर चिल्लाने लगती है। एक एक करके वहां पर मौजूद सारे टेबल और कुर्सियों को पटकने लगती है। सारी तस्वीरों को दीवारों से उतार कर तोड़ने लगती है। और इस वक्त दिव्या के चेहरे का रंग पूरी तरह से बदलकर सफेद पड़ चुका है और उसके बाल बुरी तरह से बिखर गए हैं और उसकी आंखों का रंग पुतलियों के साथ साथ पूरा काला नजर आ रहा है। दिव्या का अपने ऊपर से पूरी तरह से कंट्रोल खो चुका है क्योंकि उस पर मिसेस विमला रस्तोगी की आत्मा हावी हो चुकी है। विशाल दिव्या को अपनी तरफ खींचकर शांत करने की कोशिश करता है। दिव्या, संभालो खुद को, बिहेव योरसेल्फ, क्या हो गया है तुम्हें? तभी दिव्या विशाल को एक जोर का धक्का देती है जिससे विशाल एक बड़े से लकड़ी के टेबल को तोड़ते हुए धड़ाक से नीचे गिर जाता है और उसे बेहद चोट लग जाती है और उसकी बाजुओं से खून बहने लगता है। ये देखकर मानसी की दादी दिव्या की तरफ देखने लगती है। उसे कुछ कुछ समझ में आने लगा है कि यहाँ ये क्या हो रहा है। वही विमला रस्तोगी का बेटा ये देखकर दहशत में आ जाता है। तभी जोर जोर से हंसते हुए दिव्या कहती है, चले जाओ यहाँ से, जाओ नहीं तो मारे जाओगे। नहीं चाहिए मुझे कोई मुक्ति, नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी जान गई थी, तुम लोगों की वजह से मेरी जान गई थी। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम सबको एक एक करके मार डालूं। चले जाओ यहाँ से। विशाल समेत वहां मौजूद सब लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं, लेकिन दिव्या बिल्कुल भी शांत नहीं होती और वापस से एक एक कर सारे सामान को फेंकने लगती है और सारी चीजें एक एक करके उड़ते हुए कभी विशाल पर तो कभी उस बूढ़ी औरत पर तो कभी उनके अपने बहू और बेटे पर गिरने लगती हैं। जैसे तैसे करके वे लोग खुद को संभालते हैं। उस बूढ़ी औरत यानी मानसी की दादी को भी थोड़ी बहुत चोट लग चुकी होती है और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। विशाल को उनकी दिव्या के करीब जाने की बात से डर लगने लगता है और वो उन्हें रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो नहीं रुकती और ठीक दिव्या के बिल्कुल सामने जाकर उसकी आंखों में देखकर कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन तुम ऐसा करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम भी एक दादी हो और मैं भी एक दादी हूँ। हम चाहे कितना भी गुस्सा कर ले, नाराज हो ले, लेकिन क्या हम कभी अपने बहू बेटों नाती पोतों से नाराज रह सकते हैं? नहीं रह सकते, क्योंकि उनसे हम प्यार करते हैं। वो हमारा अंश है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है। ये बात सुनकर अब तक जो दिव्या गुस्से में हाहाकार मचा रही थी वो अचानक से कुछ नॉर्मल दिखने लगती है। वो जैसे मानसी की दादी की हर एक बात को ध्यान से सुनने लगती है। आगे मानसी की दादी कहती जाती है, बताओ तुम्हें किस बात का गुस्सा है? मेरी पोती, उसका तो कोई कसूर भी नहीं था, वो तो सिर्फ अपनी नौकरी कर रही थी। उसने तुम्हारा दिल नहीं दुखाया था, लेकिन तुम्हारी वजह से वो मारी गई। लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे खिलाफ मुझे कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है मुझे तुमसे। इतने सालों के बाद मेरा दर्द अब खुल चुका है। मैंने खुद को समझा लिया है। मैंने तुम्हें माफ किया, माफ कर दिया है मैंने तुम्हें। ये सुनकर विशाल हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसने अब तक सोचा था कि मानसी की दादी को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। आंटी जी का दिल न दुखे, इसलिए उसने इस बारे में कुछ बताना चाहा भी नहीं था। लेकिन शायद वो गलत था, क्योंकि मानसी की दादी को हर एक चीज के बारे में पहले से मालूम था। वो पहले से हर एक बात जानती थी। वही दिव्या की आंखें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मानसी की दादी को देख रही है, लेकिन वहां मौजूद ये बात सबको पता है
कि ये दिव्या की आंखें नहीं हैं और उनमें नजर आते हाव भाव भी दिव्या के नहीं हैं, लेकिन उसकी आंखों में किसी को लेकर अब भी गुस्सा लाजमी है और वो चीखते हुए अपने बेटे की तरफ देखकर कहती है, इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से यह हालत हुई मेरी। इसकी वजह से मेरी बेइज्जती हुई और मेरी मौत की वजह भी यही है। और मैंने गुस्से की आग में मानसी की जान ले ली। मैंने गलती की थी, सिर्फ मेरी गलती की वजह से, मेरे गुस्से की वजह से मानसी मारी गई। ये बात सुनते ही वहां मौजूद मानसी की आत्मा को एक अलग सुकून मिलता है। वो दिव्या के शरीर में मौजूद मिसेस रस्तोगी की तरफ देखने लगती है, जैसे कि इस माफीनामे की वजह से उसकी आत्मा भी एक हद तक तृप्त हो चुकी है और वो इस माफी को सुनने के लिए ही इस धरती लोक पर अतृप्त रह गई थी। उसे इसी वजह से शायद मुक्ति नहीं मिली थी, क्योंकि कई बार हमारी सिर्फ एक माफी भी एक अतृप्त आत्मा की मुक्ति की वजह बन सकती है। वही मिसेस रस्तोगी का बेटा गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगता है। माँ, मुझे माफ करो, मैंने गलती की, मुझे माफ करो उसके लिए। लेकिन मैंने आपको बार बार मना किया था यहाँ आने के लिए, लेकिन तब आपने मेरी एक भी नहीं सुनी थी। आपने अपनी जिद की वजह से मेरी बात नहीं सुनी, और जब मैंने आपसे कहा कि आप यहाँ से चली जाइए तो आपने सुना भी नहीं। मैं नहीं आ सकता था उस वक्त, क्योंकि मैं बहुत मजबूर था। इस बात पर वो बूढ़ी औरत की आत्मा कहती है, तो क्या अपने बेटे से प्यार करना बुरा था मेरा? इस बात पर उनका बेटा कहता है, गुनाह नहीं है, प्यार करना कभी गुनाह नहीं हो सकता, और एक माँ का प्यार सबसे अनमोल होता है। लेकिन कभी कभी माँ बाप को अपने बच्चों की बात भी सुन लेनी चाहिए, उनकी मजबूरियों को भी समझ लेना चाहिए। वही विशाल अब तक ये महसूस कर चुका है कि दिव्या की हालत धीरे धीरे और खराब होती जा रही है, क्योंकि दिव्या के पूरे शरीर पर मिसेस विमला रस्तोगी की आत्मा ने अपना कंट्रोल किया हुआ है। इसलिए मिसेस विमला रस्तोगी की आत्मा से विशाल गुजारिश करते हुए कहता है, आपके साथ जो कुछ भी हुआ था उसके लिए मैं अपनी मालकिन मल्लिका शेखावत की तरफ से आपसे विनती करता हूँ, माफी मांगता हूँ। आपके साथ जो बेइज्जती हुई थी उसके लिए भी माफी मांगता हूँ, और इसमें हम सबकी कोई गलती नहीं है। फिर भी हम सबको माफ कर दीजिए, और आप अपना बदला पहले ही ले चुकी हैं, मानसी की जान लेकर, और अब खुद को और मानसी को मुक्त हो जाने दीजिए, सबको माफ करके। इस बात पर बूढ़ी औरत का बेटा भी उनसे माफी मांगने लगता है। साथ ही उसकी पत्नी भी सामने आकर माफी मांगने लगती है, और ऊपर से मानसी की दादी भी सामने आकर कहती है, एक माँ के सामने आकर कह रही है, माफ कर दो अपने बेटे और बहू को, माफ कर दो अपने बच्चों को, जिनसे जो गलती हुई उसके लिए सबका गिला शिकवा माफ करो, ताकि मेरी बच्ची को भी मुक्ति मिल जाए। वो रोती है, उसका दर्द समझने की कोशिश करो। ये सुनते ही मिसेस रस्तोगी की आत्मा दिव्या का शरीर छोड़ देती है, जिससे दिव्या का शरीर एक और जमीन पर झुककर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाती है, जिसे विशाल संभाल लेता है। और दिव्या के शरीर से निकलते ही विमला रस्तोगी की आत्मा शांत हो जाती है। वही मानसी की आत्मा एक किनारे बैठकर रो रही होती है, क्योंकि उसे इतने साल के बाद अब कुछ वक्त में मुक्ति मिलने वाली है। अपनी दादी की तरफ देखकर मानसी कहती है, दादी माँ, मुझे माफ करना, मैं आपको इस उम्र में बेसहारा अकेला छोड़ गई, मैं आपको संभाल नहीं पाई, हो सके तो मुझे माफ करना। अपनी पोती की बात सुनकर दादी माँ रोते हुए कहती है, बेटा, मैंने तुझे देख लिया ना, समझ ले मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी हुई। अब अगर ईश्वर मुझे मौत भी दे दे तो वो भी मुझे मंजूर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही अपनी दादी माँ को आखिरी बार देखकर मानसी धीरे धीरे चलते हुए बढ़ने लगती है।
और सामने होटल राजमहल का बंद दरवाजा खुलने लगता है। और इस बार दरवाजा खुलने के बाद बाहर से तेज रोशनी आती है और उसी तेज रोशनी के बीच मानसी अपनी दादी की तरफ हाथ हिलाते हुए गायब हो जाती है। मानसी की ओर आखिरी बार हाथ हिलाते हुए उसकी दादी माँ की आंखों से आंसू की बूंदें गिर जाती हैं और पोती के गम में वो रोने लगती है, क्योंकि आज उन्होंने अपनी पोती को देखा भी तो इस हालत में, और देखते ही उन्हें उसे अलविदा कहना पड़ा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और वहीं दूसरी तरफ मिसेस विमला रस्तोगी की आत्मा अपने बहू और बेटे की तरफ देख रही है, क्योंकि उनके भी जाने का वक्त अब आ चुका है। और वही उनका बेटा और उनकी बहू भी उनसे माफी मांग रहे होते हैं। हमें माफ कर देना माँ। ये सुनकर उस बूढ़ी औरत की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी अपनी नम आंखों के साथ रोने लगती है। और आखिर में सब लोगों को माफ करते हुए वो होटल के लॉबी में पहुंचती है, जहां ऊपर से एक तेज रोशनी की लहर नजर आने लगती है। और देखते ही देखते वो उस रोशनी के बीच उठकर वहां से गायब हो जाती है और उसके बेटे और बहू की आंखों में आंसू बूंद बूंद बहकर गिरने लगता है। वहीं सभी के वहां से जाने के बाद अब तक विशाल दिव्या को होश में ला चुका है, लेकिन दिव्या को थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है और वो इस वक्त विशाल की बाहों में मौजूद है। दिव्या विशाल की आंखों में देखकर कहती है, विशाल, हुआ क्या है? क्या सबकी आत्माओं को मुक्ति मिल गई? विशाल दिव्या का हाथ पकड़कर उससे कहता है, मैं सब कुछ तुम्हें बाद में बता दूंगा, तुम बस आराम करो। इतना कहकर विशाल उसे एक कमरे की ओर संभालते हुए ले जाता है और वहां रेस्ट करने को कहकर विशाल अपने आगे के काम को करने के लिए रिसेप्शन डेस्क पर पहुंच जाता है। उस वक्त हमेशा की तरह विशाल अपने रिसेप्शन डेस्क पर बैठा हुआ है और अपने फोन में बिजी है। तभी सामने से किसी के कदमों की हल्की हल्की सी आहट उसे सुनाई देती है। सबसे पहले तो वो इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कदमों की आहट उसे अपने और करीब महसूस होने लगती है और फिर वो अपने काम से अपनी नजरें हटाकर सामने देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उसके ठीक सामने उसके डेस्क पर कोई बैठा हुआ है। ये एक लड़की के पैर हैं, जिसने बेहद ही कामुक अंदाज में अपने पैरों को ऊपर उठा रखा है। विशाल की आंखें धीरे धीरे उसके सुडौल मखमली पैरों से होते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। स्कर्ट पर आकर विशाल की नजरें एक पल को ठिठक जाती हैं। टाइट स्कर्ट जो कि घुटनों से भी ऊपर तक मौजूद है। और फिर अचानक से विशाल की नजरों को अपनी तरफ घूरता हुआ महसूस करके ये स्कर्ट वाले पैर ऊपर को उठने लगते हैं और देखते ही देखते लड़की अपने दोनों पैरों को एक के ऊपर एक चढ़ा लेती है। लड़की के ऐसा करते ही विशाल के पीछे कहीं से सीटी की जोरदार आवाज आती है। विशाल दोबारा से चौंक जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी विशाल की नजरें उस लड़की के चेहरे को देखने लगती है और उस चेहरे को देखकर विशाल हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने अभी मौजूद वो लड़की कोई और नहीं बल्कि दिव्या है। टाइट स्कर्ट और टाइट टी शर्ट पहनकर बैठी हुई दिव्या भला की खूबसूरत लग रही है। उसका हुस्न जैसे उसके टाइट कपड़ों से बाहर आने को बेचैन है। विशाल को दिव्या का यह नया अवतार देखकर तो जैसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो ना चाहते हुए भी दिव्या की तरफ देखने को जैसे मजबूर हो जाता है। उसके हाथ फोन पर चल तो रहे हैं, लेकिन उसकी निगाहें कनखियों से बार बार दिव्या की खूबसूरती को देख रही हैं। विशाल दिव्या की खूबसूरती को देख रहा है ये कहना झूठ होगा, बल्कि उसकी निगाहें
कहीं और ही है, जो बात हम में से सबको पता है। तभी अपनी तरफ घूरती हुई निगाहों को देखकर दिव्या मजाक उड़ाते हुए कहती है, सिर्फ घूरते ही रहोगे, पास नहीं आओगे? दिव्या के बात करने का यह लहजा विशाल को कुछ वक्त के लिए समझ में नहीं आता, क्योंकि दिव्या बिल्कुल भी इस तरह से बात नहीं करती। वही विशाल को खामोश देखकर उसके बाएं कान में हल्की सी फुसफुसाहट होती है। विशाल, अगर मैं गलत नहीं तो एक बात कहूँ, ये दिव्या आज संस्कार चैनल छोड़कर फैशन चैनल कैसे बन गई? ये तो इन कपड़ों में नूरा फतेही लग रही है। तभी विशाल की दाहिनी तरफ से वही कुछ देर पहले वाली सीटी एक बार दोबारा से सुनाई देती है और उसके साथ ही एक फुसफुसाती आवाज आती है। ये स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। वैसे भी कभी भी भूत प्रेत और लड़कियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पल में भाषा, पल में तोला हो सकती है। अभी विशाल उन दोनों की बात पर अपनी तरफ से कुछ रिएक्ट कर पाता, उससे पहले ही उसे एक बार और चौंक जाना पड़ा, क्योंकि होटल की सीढ़ियों से उतरते हुए उसे दिव्या नजर आती है और वो हैरान होकर अपने सामने मौजूद दिव्या की तरफ देखता है। तभी दिव्या की शक्ल में मौजूद मल्लिका शेखावत अपना असली रूप ले लेती है और ये देखते ही बंसी और मुरली समेत विशाल भी दंग रह जाता है। तभी मल्लिका टॉन्ट करते हुए विशाल से कहती है, हाँ, ये मैं मल्लिका हूं और तुम्हें इतना ज्यादा चौंकने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे ये भी अच्छे से पता है कि तुम दिव्या पर मर मिटे हो, इसीलिए मैं तुम्हें परखने के लिए ये भेष बदल कर आई थी। वहीं विशाल मल्लिका की तरफ देखकर कहता है, आप प्लीज ये सब बातें करना बंद कीजिए। लेकिन जाने से पहले मल्लिका विशाल से इतना जरूर कहती है, मैं जा तो रही हूं, लेकिन मेरी नजरें हमेशा तुम पर ही बनी रहेंगी। जिसके जवाब में विशाल उससे कहता है, थैंक यू। और वहीं इससे पहले कि दिव्या वहां पहुंचती, मल्लिका हवा में धुआं बनकर वहां से गायब हो जाती है। वहीं सीढ़ियों से उतरते हुए दिव्या विशाल का खुला हुआ मुंह देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ? अभी अभी तुम किससे बात कर रहे थे? दिव्या के सवाल पर विशाल जवाब देता है, तुम्हें क्या लगता है इस होटल राजमहल में मैं और किससे बात कर सकता हूं? इस पर हंसते हुए दिव्या कहती है, भूतों का होटल है, जरूर तुम किसी भूत से ही बात कर रहे होगे। इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं, जिसमें उनका साथ बंसी और मुरली भी देते हैं। मुरली बंसी की तरफ देखकर कहता है, सुना तूने? अच्छे से सुना कि नहीं? ये हमारी ही तारीफ कर रही है। इस बात पर बंसी कहता है, अबे चिरकुट, इसे तारीफ करना नहीं बल्कि मजाक उड़ाना कहते हैं। जिस पर कंफ्यूज होकर मुरली घूरती हुई नजरों से दिव्या की ओर देखने लगता है। वहीं अभी दिव्या इस वक्त अपने फोन में एक खींची गई फोटो दिखा रही होती है और विशाल उस तस्वीर की तरफ देख रहा होता है और कुछ कहने ही वाला होता है कि उन्हें किसी के जोर से चीखने की आवाज आती है। ये आवाज इतनी ज्यादा तेज होती है कि ये आवाज पूरे लॉबी से गुजरते हुए उनके कानों तक गूंज उठती है। ये एक लड़की या कहे औरत की आवाज हो सकती है, जो अपने पूरे दम खम के साथ चीख रही होती है, जो शायद अपने कमरे से चीख रही है। तभी इस आवाज को सुनकर विशाल अपने डेस्क से बाहर निकलता है और आवाज की ओर बढ़ने लगता है। विशाल को आगे बढ़ता हुआ देखकर दिव्या भी उसके पीछे पीछे जल्दी से बढ़ने लगती है। वहां पहुंचकर विशाल और दिव्या दोनों देखते हैं कि ये एक 28 से 30 साल की नौजवान लड़की है, जो लगातार चीखती चली जा रही है। लड़की देखने में बेहद खूबसूरत और स्मार्ट है और अपने कपड़ों से वो किसी अच्छे खासे परिवार की लग रही है, लेकिन उसका टोन इस वक्त बहुत ही ज्यादा हाई है और उसके नाक पर इस वक्त गुस्सा चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है।
और उसने अपनी आंखों पर एक रिमलेस चश्मा पहन रखा है। उसके गले में एक महंगा गोल्ड चेन लटक रहा है। लड़की इस वक्त अपने नाइट गाउन में मौजूद है, जिससे उसकी खूबसूरती उन कपड़ों में से बखूबी झांक रही है। और इस वक्त वो लड़की एक हाउसकीपर पर झल्लाते हुए चिल्ला रही है, मेरे गोल्ड इयररिंग्स अभी यही थे, क्योंकि इस कमरे में सिर्फ मैं आती हूँ या फिर हाउस क्लीनिंग स्टाफ। मुझे जवाब चाहिए कि मेरे गोल्ड इयररिंग्स कहाँ गए। इस शोर शराबे को सुनकर तभी भागते हुए एक आदमी कोट और पैंट पहने हुए आता है। उसने अपनी आंखों पर एक बड़ा सा चश्मा लगा रखा है। ये देखने से इस पूरे होटल राजमहल का मैनेजर लग रहा होता है। और भागने की वजह से उसके कोट पर मौजूद टाई हवा में उड़ने लगती है और वो आकर ठीक रूम नंबर 2028 के सामने खड़ा हो जाता है, जहां अभी अभी ये कहासुनी चल रही है। और अपनी हाफती और फूलती हुई बेकाबू सांसों को कंट्रोल करते हुए वो आदमी उस लेडी से कहता है, What happened, मैम? क्या हुआ? इस सवाल को पूछने के दौरान भी उस मैनेजर की आंखें बराबर से उस हाउसकीपिंग स्टाफ पर भी जाती है, जो सर झुकाए हुए वहां चुपचाप से खड़ा है। तभी वो लेडी उस मैनेजर की ओर देखकर कहती है, आप इस होटल के मैनेजर हैं ना? और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके इस हाउसकीपिंग के लड़के ने मेरे इयररिंग्स चोरी किए हैं। ये सुनते ही वहां खड़ा एक लड़का अपने मैनेजर की ओर देखकर कहता है, नो सर, मैंने चोरी नहीं की। इस पर वो लड़की अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहती है, मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि इसी ने ये चोरी की है, क्योंकि आज सुबह ही मैंने अपने इयररिंग को अपने रूम की साइड ड्रॉअर में रखा था और इस आदमी ने मुझे ऐसा करते हुए देखा था। और अभी जब मैं यहाँ अपने कमरे में वापस लौट कर आई तो मुझे मेरे इयररिंग उस ड्रॉअर में तो क्या कहीं नहीं मिले। मैंने पूरे कमरे में ढूंढ कर देख लिया, लेकिन इयररिंग कहीं नहीं है। और अपनी आवाज पर थोड़ा और जोर डालते हुए उस लेडी ने कहा, और मैंने जाते वक्त इसी लड़के को कहा था कि मेरा रूम क्लीन करके रखना और फिर रूम क्लीन करने के बाद कमरा लॉक कर देना। इस बात पर इतनी देर से चुप खड़ा हाउसिंग स्टाफ अपनी सफाई पेश करते हुए कहता है, मैंने तो सिर्फ रूम क्लीन किया था, मुझे तो पूरे कमरे में कहीं भी कोई इयररिंग नहीं मिली और मैं किसी इयररिंग के बारे में कुछ नहीं जानता। इस पर रूम नंबर 2028 की लेडी कहती है, ये सरासर झूठ बोल रहा है। इसने कमरे की सफाई करने के साथ साथ इयररिंग की भी अपने हाथों से सफाई कर दी। आप इसके रूम की तलाशी लीजिए, आपको इयररिंग वहां से मिल जाएंगे। इस बात पर मैनेजर बीच बचाव करते हुए कहता है, मैडम प्लीज आप काम डाउन हो जाइए, मैं इसकी इंक्वायरी करवाता हूँ और अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं पुलिस को भी यहाँ बुला लूंगा। मैनेजर की इस बात पर वो लेडी कहती है, हाँ जी, आप ये करके देखिए, बिकॉज आई वॉन्ट माई गोल्ड इयररिंग बैक। और वहीं क्लीनिंग स्टाफ की ओर देखकर नफरत भरी निगाहों से घूरते हुए वो लेडी कहती है, विनय, मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान होगे, अपने काम को लेकर ईमानदार होगे, लेकिन नहीं, शायद मैं गलत थी, क्योंकि तुम तो चोर निकले। तभी मैनेजर विनय से गुस्से में बोलता है, चल यहाँ से। इस बात पर विनय बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है और उसके चेहरे का रंग गुस्से में होने की वजह से उड़ जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि शनाया बजाज एक ऐसी लेडी निकलेगी जो सीधे सीधे उस पर चोरी का इल्जाम लगा देगी। वहीं इस पूरे बहसबाजी में हर इंसिडेंट, हर वाक्य और इल्जाम को विशाल और दिव्या वहां खड़े खड़े एक कोने से सुनते जा रहे हैं और वो इस वक्त ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सही कह रहा है और कौन झूठ। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि शनाया बजाज का कोई इयररिंग है भी या नहीं, या फिर होटल का क्लीनिंग स्टाफ विनय बेकसूर है और सच कह रहा है। वो बस सही वक्त आने का इंतजार कर रहे हैं और आगे जो कुछ भी होने वाला है उसे जानने के लिए बेसब्र है। वहीं थोड़ी देर बाद होटल राजमहल के बाहर मौजूद क्लीनिंग स्टाफ के क्वार्टर में मैनेजर समेत कुछ और 2-3 लोग विनय के कमरे की पूरी तरह से तलाशी ले रहे हैं। हर एक चीज की, बिस्तर से लेकर अलमारी से लेकर हर एक चीज की।
जो भी वहां विनय के कमरे में मौजूद है। और उस वक्त वहां विशाल और दिव्या भी मौजूद है और वे विनय के चेहरे पर चढ़ उतर रहे भाव को भी देख रहे हैं। विनय अपने आप में कुछ असहाय और मजबूर सा नजर आ रहा है। काफी देर तक ढूंढते रहने के बाद विनय के कमरे में कुछ भी नहीं मिलता। तभी मैनेजर की नजर लकड़ी की अलमारी में रखे गए एक स्टील के बॉक्स पर जाती है। मैनेजर को कुछ शक होता है, जिसकी वजह से वो उस बॉक्स को खोलने के लिए आगे बढ़ जाता है। मैनेजर को उस बॉक्स की तरफ बढ़ता हुआ देखकर विनय की आंखें भी उसी ओर ठहर जाती हैं। और जैसे ही वो बॉक्स खोलता है, उसमें से एक गोल्ड इयररिंग बाहर निकलता है, जिसे देखकर मैनेजर समेत विशाल और दिव्या की नजरें भी हैरान रह जाती हैं, क्योंकि अब तक वे जिसे लाचार और बेबस समझ रहे थे, वो दरअसल में एक झूठ और फरेब का नकाब पहने हुए उन्हें बेवकूफ बना रहा था। गोल्ड इयररिंग को अपने हाथों में लेकर मैनेजर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और विनय को डांटते हुए कहता है, शनाया मैडम सही कह रही थी, तुम सिर्फ चेहरे से ईमानदार लगते हो, लेकिन तुम हो नहीं। इतना कहते कहते मैनेजर विनय को इयररिंग के साथ खींचता हुआ शनाया मैडम के कमरे में लेकर जाता है और उन्हें वापस लौटाते हुए कहता है, सॉरी मैम, विनय ने चोरी की है, ये लीजिए आपकी इयररिंग। और इतना सुनते ही शनाया विनय की तरफ जाती है और एक जोरदार थप्पड़ विनय के चेहरे पर लगाती है, जिससे विनय की आंखों से आंसू बहने को होते हैं, क्योंकि उसे कई सारे लोगों के सामने बेइज्जत कर दिया गया है। लेकिन शायद अभी उसका बेइज्जत होना और भी बाकी है। ये शोर सुनकर उस वक्त उस कमरे को घेर कर कई सारे स्टाफ और होटल के गेस्ट खड़े हो जाते हैं, जैसे कि कोई बहुत बड़ा तमाशा चल रहा हो। और शनाया इस वक्त और ज्यादा जोर जोर से अपनी उंगली के इशारे से विनय को टारगेट करते हुए बेइज्जत करती जा रही है। चोर हो तुम, चोर! तुम छोटे लोगों को ना मुंह लगाना ही नहीं चाहिए। पर नहीं, गलती मेरी भी है। मैंने ही तुमसे हंसकर 4 बातें की थी, लेकिन तुमने तो अपनी हदें ही लांघ दी, अपनी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी। तुमने मेरी झूठी मूठी जैसी तैसी तारीफ की और मैं उन बातों में बह गई। लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई और मेरी इन्हीं अच्छाइयों का फायदा उठाकर तुमने मौका देखा और मेरा सामान चोरी कर लिया। इन सब बातों को सुनकर सब लोग विनय पर हंस रहे हैं। कई सारे लोग विनय की ओर इशारा करके उसके क्लास और उसके स्टेटस का मजाक उड़ा रहे हैं। वहीं विशाल और दिव्या को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कुछ देर पहले तक तो उन्हें शनाया की बातों पर ही विश्वास नहीं आया था। उन्हें उस पर भी डाउट हुआ था कि शायद शनाया ही झूठ बोल रही है, लेकिन अब सारी सच्चाई उनके सामने क्रिस्टल क्लियर है। वहीं विनय की शक्ल देखने लायक है। उसके चेहरे का रंग बुरी तरह से बदल चुका है और गुस्से में उसका चेहरा लाल नजर आ रहा है। वो बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन इस वक्त उसके पास कहने को कोई भी शब्द नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने कुछ भी कहा तो वहां मौजूद लोग उसे ही उल्टा मारने और पीटने लगेंगे। वहीं सबके वहां से जाने के बाद कमरे में मैनेजर और विनय ही मौजूद रह गए हैं। वहीं अपनी भड़ास पूरी तरह से निकालने के बाद शनाया अपना गोल्ड इयररिंग लगभग मैनेजर के हाथ से छीनते हुए कहती है, मुझे ये बेहुदा आदमी यहाँ इस होटल के आसपास तो क्या कहीं भी नजर नहीं आना चाहिए, नहीं तो मैं इसे सीधे पुलिस के हवाले कर दूंगी। इतना कहकर विनय को धक्का देते हुए धड़ाम की आवाज के साथ शनाया अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। वहीं मैनेजर लगभग घसीटते हुए विनय को होटल राजमहल से बाहर निकालते हुए कहता है, आज के बाद तेरा इस होटल राजमहल के साथ कोई लेना देना नहीं, निकल जा यहाँ से और आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना। ये जो सैलरी बाकी है तेरी, इसे ले और दफा हो। इतना कहकर होटल का मैनेजर एक 1000 का मुड़ा तोड़ा सा नोट निकालकर उसके पॉकेट में ठूंस देता है और वहां होटल से धक्के मारकर विनय को निकाल देता है। वहीं विनय वहां होटल से बाहर जाते हुए भी गुस्से भरी नजरों से शनाया के कमरे को देख रहा होता है।
जिसके कमरे की बत्ती इस वक्त जल रही है और वो उस कमरे की ओर देखकर हौले से बड़बड़ाते हुए कुछ कहता है, जैसे कि कोई प्रतिज्ञा ले रहा हो शनाया से बदला लेने की। तो क्या होगा आगे कहानी में? क्या वाकई में विनय ने शनाया से कोई बदला लिया था? और अगर बदला लिया भी था तो कैसा बदला?